नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? शानदार ही होंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज संख्या 22। और यह टेस्ट है साइंस का ना। साइंस के इसमें मैं 25 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा रहा हूं। मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, जो भी टेस्ट सीरीज मैं उपलब्ध करा रहा हूं उसको आप लोग मन लगा करके देखिए, और जो पॉइंट आपको ना समझ में आए उसको लिखिए भी। एग्जाम में साइंस का, बिहार पुलिस के एग्जाम में साइंस विज्ञान का बहुत ही महत्व है। तो साइंस के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, कोशिश करूंगा कि जीके के भी क्वेश्चन कराऊं, और अगर समय मिलता है तो कुछ सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट सीरीज आपका करा दूं, है ना। इतनी हमारी कोशिश है, लेकिन गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि चीजें उपलब्ध करा दूं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा ना, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए पहला प्रश्न में क्या है, कह रहा है कि निश्वसन, क्या कह रहा है, निश्वसन के समय ग्रहण की गई वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है। जब आप सांस लेते हैं तो कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है, उस सांस में आपके अंदर कितना प्रतिशत जाता है। ऑप्शन है 17, 21, 23 या 0.03%। इस प्रश्न को बहुत सारे लोग याद करते हैं, कोई ट्रिक लगाता है, कोई फला कोई ढिमका। दिमाग में ये बसाइए आप कि वायुमंडल में कितना ऑक्सीजन है। वायुमंडल में आप जानते हैं कि भैया 78% क्या है, नाइट्रोजन है लगभग। 21% क्या है, ऑक्सीजन है। 21% ऑक्सीजन है, यही है ना। ये बताइए, अगर वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है तो जब आप सांस लेंगे तो क्या फिल्टर तो नहीं लगा हुआ है नाक के पास कि भाई फिल्टर लगा हुआ है, ऑक्सीजन छांट दिए, कार्बन डाइऑक्साइड छांट दिए, नाइट्रोजन छांट दिए। अंदर तो आप सामूहिक ही लेते हैं ना, तो जो है वही लेंगे ना भाई। जो वायुमंडल में है आप वही लेंगे। दिमाग यहां नहीं लगाना है कि जो वायुमंडल में है वही आप लेंगे, अंदर आप छांट पीट करेंगे, वो अलग बात है। तो पहला का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो बताएंगे 0.03। आइए, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। पाचक एंजाइम नहीं है, जो पचाने का कार्य नहीं करता है, जो भोजन को नहीं डाइजेस्ट कराता है। तो देखिए ट्रिप्सिन, ये तो पाचक एंजाइम है, ये आंत में निर्माण होता है। टाइलिन आपको लार में मिल जाएगा। पेप्सिन भी आपको पाचन एंजाइम ही है, लेकिन गैस्ट्रिन जो है ना, यह पाचन एंजाइम नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, गैस्ट्रिन, याद रखिएगा। आइए तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है। पित्त रस, वाइल जूस। तो देखिए बच्चे पित्त रस देखते हैं तो वो पित्ताशय खोजने लगते हैं ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पित्ताशय कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। पित्त रस का उत्पादन कहाँ होता है, तो यह जो पित्त रस है इसका उत्पादन यकृत यानी कि लीवर में होता है। अच्छा, किडनी में नहीं होता है, किडनी में भी नहीं, फेफड़ा में भी नहीं, और हृदय में भी नहीं। कहाँ होता है, यकृत में यानी कि लीवर में पित्त रस का उत्पादन, बाइल जूस का उत्पादन जो है वह होता है। बढ़िया प्रश्न है। आ गए हैं पांचवें सवाल की ओर। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या तांबा। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन, जी हाँ, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है प्रोटियम। क्या है, प्रोटियम। प्रोटियम, इसमें न्यूट्रॉन जो है वह नहीं होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आप जानते हैं, प्रोटियम, और एक जानते हैं आप ड्यूटोरियम, जिससे भारी जल होता है ना, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। भारी जल में भी हाइड्रोजन के ही एक समस्थानिक आ जाता है। और एक हो जाता है ट्राइटियम, एक हो जाता है ड्यूटोरियम, और एक हो जाता है ट्राइटियम, और एक हो जाता है प्रोटियम। तो ये तीनों है, लेकिन प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल राइट होता है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर।
परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कमेंट कर रहे हैं। जो कभी नहीं तैयारी किया है हमारे हिसाब से उसी को लग रहा होगा इजी। अच्छा ये बताइए, इजी प्रश्न है ये? मैक्सिमम प्रश्न इसमें जो है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। भाई तुम घर पे वीडियो देख रहे हो इसलिए तुमको इजी लग रहा है, एग्जाम हॉल में चले जाओ, यही प्रश्न बुखार ना लगा देगा तो कहना, यही प्रश्न बुखार लगा देगा। तो इजी प्रश्न नहीं है ये, सामान्यतः चलते फिरते प्रश्न है जो एग्जाम में आपको भेटाते हैं। अब आप चाहते हैं कि इजी एकदम तोप वाला टेस्ट सेट कर दें तो वैसा मैं नहीं करूंगा, मैं खिलवाड़ नहीं करता हूं बच्चों के साथ, दिमाग में बैठा लीजिए। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति, इसमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि आंसर होता है रदरफोर्ड, बहुत सारे लोगों को लगता है कि रदरफोर्ड आंसर होता है, लेकिन नहीं। ये पहले व्यक्ति जो थे वह जे थॉमसन थे। कौन थे? जे थॉमसन, ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये सवाल मैं बहुत बार करा चुका हूं और इसलिए कराता हूं कि ये प्रश्न आता है एग्जाम में। किसी पदार्थ की सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ठोस से गैस में बदल जाता है। जैसे यहां पर आपने एक बर्फ का टुकड़ा रखा, किसका टुकड़ा रखा? बर्फ का एक टुकड़ा रखा है आपने छोटा सा, ठीक ना। ये इसको अगर हीट दीजिएगा तो क्या होगा? बर्फ से पानी बन जाएगा। हीट को अगर जारी रखेगा तो पानी से वो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। मतलब ये अभी ठोस अवस्था में है। क्या है सर? ये बर्फ है तो ये ठोस ही होगा। अभी नीचे से इसको अगर हीट देते हैं आप ऐसे ऐसे तो ये क्या हो जाएगा? सर ये पानी बन जाएगा। सर ये क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। पानी को भी नीचे से हीट देते रहिए, आग देते रहिए तो क्या बन जाएगा? तो सर ये अब गैस बन जाएगा। ये अब गैस बन जाएगा, यानी कि पहले ठोस था, हिट दिया द्रव बना, हिट दिया गैस बना। लेकिन कपूर आप देखिए, कपूर जैसे एक प्लेट में ऐसे छोटा कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, नीचे से आप इसमें हीट दीजिए, ये द्रव नहीं बनेगा, ये उड़ जाएगा, ये हवा में उड़ जाएगा। डायरेक्ट ठोस से क्या बन जाएगा? गैस। ये सवाल होता है। इसका आंसर जानते हैं क्या होता है? इसका आंसर होता है सब्लिमेशन। जो ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाए बिना द्रव बने तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। यानी कि सब्लिमेशन मतलब उधर्वपातन। क्या होता है? उधर्वपातन। ठीक इसके अपोजिट, भाई समझिएगा, ठीक इसके अपोजिट, यानी कि गैस से डायरेक्ट क्या बन जाए? ठोस। जैसे गैस को आप ठंडा करेंगे तो द्रव बनता, इसको ठंडा करेंगे फ्रिज में तो ये बन जाता है ठोस। लेकिन गैस को डायरेक्ट ठंडा करके आप ठोस बना देंगे तब कहलाएगा रिवर्स सब्लिमेशन। नाम याद रखिए, सब्लिमेशन मतलब ठोस से गैस, रिवर्स मतलब उल्टा, है ना। तो ये गैस बन जा, गैस से ठोस। रिवर्स सब्लिमेशन का होता है हिंदी निक्षेपण, याद रखिए। फिलहाल इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए अगले सवाल के, चलिए देखिए क्या कह रहा है। नहीं जाओगे इधर? आइए, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति प्रतिनिधित्व करता है? गैस के द्रवीकरण करने के लिए। अच्छा आप देखे हैं कि सिलेंडरों में, जो गैस वाला सिलेंडर होता है उसमें गैस ही होता है ना, लेकिन उसको संकुच करके द्रवित पेट्रोलियम बना दिया जाता है। कैसे बनता है? देखिए 4 ऑप्शन है। कम ताप उच्च दाब, कम ताप कम दाब, उच्च ताप उच्च दाब, उच्च ताप कम दाब। तो अगर गैस को द्रवीकृत करना है तो कैसे बनाएंगे? टेम्परेचर आपको कम करना होगा। हमने बताया ना कि गैस से अगर आपको द्रव बनाना है तो इसको ठंडा करेंगे ना, तापमान कम करेंगे ना, और द्रव से बर्फ ठोस बनाना हो तो भी तापमान कम करेंगे। तो गैस से क्या बनाना है? द्रवीकरण करना है। तापमान हमको क्या करना होगा? कम, लेकिन प्रेशर हाई रखना है, क्योंकि भाई जो गैस होता है इसमें अणु जो होता है एकदम
स्वतंत्र होता है, फैला रहता है। अब उसको प्रेशर दे करके, उच्च दाब दे करके उसको सिकुड़ाया जाता है, ये होता है द्रवीकृत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर टेम्परेचर कम रखेंगे और दबाएंगे, यानी कि उच्च दाब देंगे। राइट आंसर ये हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर से देखिए, समझ में आएगा। आइए, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? विद्युत चालकता अगर सबसे अधिक कहता है तो कहते हैं आपकी सर सिल्वर, यानी कि चांदी, है ना। सोना भी होता है लेकिन चांदी सबसे ज्यादा होता है। अब ऑप्शन में तो चांदी नहीं मिलेगा आपको, रजत को ही चांदी कहते हैं या सिल्वर। ऐसे जब प्रश्न आए ना, जब आप जान रहे हो कि चांदी और चांदी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका इंग्लिश वर्जन जो क्वेश्चन होता है, जो नेक्स्ट पेज पलटेंगे, या कभी कभी तो क्वेश्चन के पास ही नीचे वाले ही क्वेश्चन में लिखा रहता है इंग्लिश, तो इंग्लिश देखिएगा तो इसको सिल्वर आपको मिल जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। आइए अगला सवाल, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम? है तो सभी, है ना। सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, लेकिन सबसे, तो सबसे जान लीजिए, नंबर 1 पर आता है सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम, फिर आ जाएगा आपको सोडियम, है ना, फिर आ जाएगा कैल्शियम, फिर आ जाएगा मैग्नीशियम, है ना, ऐसे आएगा। तो सीक्वेंस में याद रखिएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये तीनों कम से कम याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस। सोडा वाटर को लीजिएगा, बोतल खोलिएगा तो पट्ट से निकलेगा, गैस भी निकलता है ना। कोल्ड ड्रिंक भी खोलिए तो निकलता है गैस। कौन सी गैस होती है उसमें? CO2 होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये ध्यान रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग या हरित ग्रह प्रभाव में इसका इफेक्ट ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए, पूछता है कि हरित ग्रह प्रभाव में या ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख भूमिका निभाने वाला गैस, तो बताएंगे कार्बन। भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी या भारी जल, इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं भाई? तो सर इसका प्रयोग मंदक के रूप में भी किया जाता है। किसके रूप में? मंदक के रूप में। पूछता है भारी पानी का क्या होता है? भारी पानी, भारी पानी जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं, मतलब कि विलय मतलब घुलने वाले नहीं होते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हमने बताया था जिसमें हाइड्रोजन का स्थान, उसका आइसोटोप, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक बताया था ना, प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम जो है D2O, भारी जल को आप जानते हैं ना, D2O से जानते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो यही हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ये ड्यूटेरियम। होना चाहिए था H2O, तब न ये साधारण जल होता H2O, लेकिन हाइड्रोजन का समस्थानिक आ गया, आपने न जा करके ये अपना समस्थानिक को भेज दिया और हो गया D2O, और इसको कह दिया कि भैया ये तो भारी जल है। क्या है? भारी जल है। क्लियर? क्लियर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साधारण जल के 7000 अगर पॉइंट हैं तो उसमें भारी जल का 1 पॉइंट मिलने की संभावना है। 7000 भाग में 1 पॉइंट मिलता है भारी जल। आइए समझिएगा, क्वेश्चन भले ही इजी लगता हो, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो रिजल्ट भी नहीं होगा, ये भी मान लीजिए। रटने से, तोता बनने से रिजल्ट नहीं होता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, कारण है ना। आइए, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं हेलोटिज्म। क्या कहते हैं? हेलोटिज्म। शैवाल और कवक ये दोनों मिलकर के लाइकेन का निर्माण करते हैं। एक में क्लोरोफिल होता है, एक में क्लोरोफिल नहीं होता है। यह दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। मतलब पूछता है कि इनके रिलेशन को क्या कहा जाता है, तो बताएंगे सहजीवन संबंध या सहजीविता, है ना, या फिर हेलोटिज्म। वही पूछ रहा है, अलग अलग नाम इसका मिलेगा आपको। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है,
और इसको कहा जाता है म्यूटियालिज्म। जी हाँ, या हेलोटिज्म भी कहते हैं इसको। कहीं आपको हेलोटिज्म मिलेगा, कहीं आपको मिलेगा म्यूटियालिज्म, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए की खोज दो लोगों ने किया था, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। ये दोनों ने मिलकर के डीएनए की खोज की थी। ठीक, ये भी ध्यान देना है आपको, डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। चलिए आइए, तो मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब जहर चला जाता है तो आप जानते हैं कि खाना पीना जो स्टोर होगा, जो उसमें से बचेगा, स्टोर होगा लीवर में, यकृत में। तो वह किसको खराब कर देगा? विष जो है, टॉक्सिक है, यह भी अधिक होने के बाद जाएगा लीवर में और यह लीवर को डैमेज कर देगा। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। आइए, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है कौन सा है भैया? पेप्सिन है, और ऑक्सीडेस है, एमाइलेज है, या एक से अधिक है? तो एमाइलेज जो है, यह एंजाइम मुंह में भोजन के साथ मिल जाता है, एमाइलेज, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्या होगा आंसर? एमाइलेज राइट आंसर होगा। चलिए आइए, आहार नल का कौन सा भाग यकृत से पीत प्राप्त करता है? आहार नल जानते हैं ना, तो इसका कौन सा भाग यकृत से पीत प्राप्त करता है? तो पीत आपको अभी मैं बताया था कि बन रहा था लीवर में, लेकिन छोटी आंत जो है, छोटी आंत, यही लीवर से पीत प्राप्त करता है। ये बताया था मैं कि पीत बन रहा है लीवर में, पीत लीवर से प्राप्त करता है ये छोटी आंत। तो राइट आंसर याद रखिएगा। आइए, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करने वाला जो है वो है पैंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। यह अंतःस्रावी भी है और ये देखिए, दो चीज, हार्मोन भी रिलीज करता है, ये हार्मोन भी रिलीज करता है और फिर जूस भी बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, अग्नाशय होता है इसका आंसर। चलिए आइए, तो किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो किसमें होगा भाई? कोशिकाओं में न्यूक्लियस की मात्रा की स्थिति? नहीं। कोशिकाओं में प्रोटीन की संरचना? नहीं। कोशिकाओं में पानी की मात्रा? हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी की मात्रा। आइए, अगला सवाल, बढ़िया प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहते हैं? प्लीहा का ज्वर, प्लीहा का बुखार किस बीमारी को कहते हैं? टाइफाइड को, एंथ्रेक्स को, कोलरा को, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं भी मान सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा एंथ्रेक्स। क्या होगा? एंथ्रेक्स को कहा जाता है प्लीहा ज्वर। याद रखिएगा, प्रश्न इससे मिलने वाला नहीं है आपको मार्केट में। आइए, ट्रैकोमा रोग संबंधित है। ट्रैकोमा रोग जो संबंधित है वह आंखों से संबंधित है। ट्रैकोमा रोग संबंधित है आंखों से, तो ध्यान रखिएगा। पूछता है, बहुत ज्यादा बार ये सब प्रश्न पूछा गया, जो भी करा रहा हूं ना, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर में होता है भैया ऑक्सैलिक अम्ल। खट्टे फलों में एसिटिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, है ना। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, तो ये आपको ध्यान देना है सारे। चलिए आइए, तो यदि धरती की घूमने की गति या घूर्णन गति जो है वह बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो गति जब बढ़ाएंगे बहुत तेज तो भार
कम की स्थिति महसूस होगी, है ना। कैसा होगा, लगेगा कि भैया घट रहा है। देखिए वजन भार कमेगा, अगर कभी पूछ दे कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, ये ध्यान रखना है आपको। यहां अगर द्रव्यमान पूछ देता, क्या पूछ देता, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, सी आंसर होता। बट पूछा है भार वजन, तो वजन कमने लगेगा। चलिए आइए, अमीबा किससे भोजन का ग्रहण करता है। हमने आपको बताया है कि अमीबा सिंगल सेल वाला जीव है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। सामान्यतः आपको अमीबा के बारे में ऐसे टेढ़े मेढ़े आकार बताए जाते हैं। सिंगल कोशिका है, ये जैसा चाहे वैसा आकार बना लेगा, ये चाहेगा तो ऐसा आकार भी बना के रहेगा। सिंगल कोशिका है, इसी से सारा काम करता है। न हाथ है न इसका पैर है। यहां पर इसको कोई भोजन दिखा तो ये इसको कैसे खाएगा, ये अपने शरीर को सिकोड़ना स्टार्ट करेगा, इधर से सिकोड़ना स्टार्ट करेगा, और ये सिकोड़ के ऐसे 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 कर लेगा, ऐसे कर लेगा, इस तरफ ले आएगा, और भोजन गया पेट में। एक ही सेल ही है उसके पास, पेट में थोड़ी है, उसको अपने अंदर ले लेगा। पैर तो नहीं है, लेकिन चल के ये काम कर लिया, यानी कि छदम पैर है इसके पास, यानी कि कूट पाद, पाद मतलब पैर, वो कुछ हो मत समझ लेना भाई, है ना। कूट पाद मतलब कि फाल्स पैर, सदम छदम पैर, कूट मतलब वही है ना कूटनीति, तो कूटपाद या छदम पांव, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं स्यूडोपोडिया। याद रखेगा, स्यूडोपोडिया। सही, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। स्यूडोपोडिया के माध्यम से करता है। अपने रक्त जो होता है, गिरो मत भाई, अपना जो रक्त होता है उसमें WBC भी भक्षण करता है इसी माध्यम से, जीवाणुओं का, कूटपाद के माध्यम से, स्यूडोपोडिया के माध्यम से। आइए, इनमें से किसका प्रमुख संघटक मीथेन है। LPG का तो ब्यूटेन होता है, CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, है ना। इसका होता है क्या, इसका होता है CNG का जो प्रमुख घटक है वो होता है सर मीथेन, CNG। हाँ तो चलिए, बस इतने ही प्रश्न थे, 25 प्रश्न थे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए पसंद आया ना आए, वीडियो देख लिया करिए। क्यों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पसंद आया ना आए क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। वहां आपसे पसंद नहीं पूछा जाएगा कि भाई पसंद आ रहा था कि नहीं। जो चीज नहीं पसंद आता है और किस्मत में वही होता है, एग्जाम में वही होगा, वही आएगा, दिमाग में बना लीजिए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।